तो 16 स्टार प्रचारकों की सूची प्रदेश नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को भेजी है, जिसमें पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल है। कुल 16 लोगों की ये सूची है और प्रदेश के स्तर के नेताओं की बात करें तो 8 ऐसे नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो बतौर स्टार प्रचारक रहेंगे। कुल 24 स्टार प्रचारक इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। आज का विषय यही है डिबेट का और बिग फाइट का, और हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। दीपक रावत जी बहुत स्वागत है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिष्ट जी आपका बहुत स्वागत है। आशीष सैनी जी हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं लाइव, सैनी जी बहुत स्वागत है। और विकास शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जल्द ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले राजेंद्र बिष्ट जी, चूँकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है? 16 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी की रैली जो है बहुत कुछ प्रभावित करती है जनता को, और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका भी भाषण जो है जनता के मन में उतरता है। किस रूप में देखते हैं अब तक की तैयारियों को और ये स्टार प्रचारकों की सूची को जो आने वाले हैं? देखिए रोहित जी, जिस तरह से हम चुनाव कैंपेन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन की बात कर रहे हैं, और हम सभी को पता है कि बीजेपी इसमें काफ़ी आगे निकल चुकी है। आप ये देखिए, चाहे प्रत्याशी को जो है लड़ाने के लिए, प्रत्याशी को नामित करने के लिए, इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जितनी उनकी संगठन को मजबूत करने के लिए, और इसके आगे अगर आप ये देखें कि मतलब नॉमिनेशंस के लिए भी उन्होंने डेट फाइनलाइज कर दी है। जबकि बहुत सारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जो अभी तक अपने जो है पूरे कैंडिडेट को जो है वो नॉमिनेट नहीं कर पाई है। तो ये सारी कुछ चीज़ें अगर हम ये देखते हैं कि बीजेपी अपने आप में बहुत एक प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो है अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, और उनको इस चीज़ में उनको पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है, अगर हमें चुनाव में आगे बढ़ना है और चुनाव में 5 सीट लेनी है, तो हमारे अपने कैंपेन को एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलाना होगा। और इसी कड़ी में अगर आप ये देखें कि उन्होंने अपने स्टार जो कैंपेनर्स हैं उनका भी जो है उन्होंने उसकी घोषणा कर दी है। आप जानते ही हैं कि स्टार कैंपेन में जैसे पीएम मोदी हैं, और पीएम मोदी जो है 3 सभाएं जो है उत्तराखंड में करेंगे। जहां तक जो बात जो उन्होंने प्रपोजल दिया है संगठन ने, उत्तराखंड संगठन ने पीएम मोदी जी को, उसमें उन्होंने श्रीनगर की रैली को किया है, दूसरा हरिद्वार में, और तीसरा कहीं भी उधम सिंह नगर के आस में उन्होंने प्रपोज किया है। इसका जो अगर आप ये देखेंगे, इसको जो सिस्टमेटिक कैंपेनिंग है, जो इस कैंपेन को धार देगा, और जो इसको जो है जो वोट शिफ्टिंग है उसमें बहुत इसका जो है एक इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि गढ़वाल जो श्रीनगर जगह है वो पूरे गढ़वाल सीट को, और आप समझ लीजिए जो टिहरी सीट है उसको कवर करेगा, इवन हरिद्वार को भी इफेक्ट करेगा। और उसके अलावा अगर आप देखें उधम सिंह नगर में जो इलाका है, उधम सिंह नगर में पूरा कुमाऊं से लेकर आप तराई वाला इलाका को जो है वो संबोधित करेंगे। और आप हरिद्वार या कहीं और जगह को जो नज़दीक में अगर आप मैदानी क्षेत्र में समझते हैं, वो पूरे जो है देहरादून के मतदाताओं को और हरिद्वार के मतदाताओं को भी प्रभावित करेगा। और उसके बाद आप ये देखें कि जेपी नड्डा जी का, उसके बाद जो है अमित शाह जी का, और इसके बड़े जो सबसे बड़ा नाम है मोदी जी के बाद, वो हमारे योगी जी का है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आप जानते हैं कि जैसे मोदी जी पौड़ी से आते हैं, और मोदी जी को जो है लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मोदी जी अपने आप में जो है योगी जी योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, और योगी जी का जो है अपने आप में एक जो फॉलोअर हैं वो काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी इस कैंपेन में देखने को मिलेगा। और इसके बाद में आपको एक नाम जो स्मृति ईरानी है, जो बहुत अच्छा बोलती हैं, उनका जो मतलब एक जिसे हम कहते हैं कि एक एक मुद्दों को जो है साफ गोई से रखना, और जिस तरह से जो है वो विपक्षी पार्टियों पे जो है वो कटाक्ष करती हैं, तो उसका भी जो है हमें इस कैंपेन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम आप देखें कि एक टाइप का मिक्सचर है कि जहाँ पे एक इस तरह की बैलेंसिंग करी है कि बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं जो है तीसरी बार 5 सीटों को जो है जीतने में लगी, और आगे इसमें मुझे लगता है कि ये इसको एक धार देने में कामयाब रहेंगे। दीपक राव जी आपके पास आऊँगा। आप क्षेत्रीय दल हैं, हालांकि आपने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है उनके नाम की घोषणा कर दी है। एक सीट पर, टिहरी सीट पर आप निर्दलीय प्रत्याशी को अपना सपोर्ट देंगे। चलिए, बीजेपी के
जो ये स्टार प्रचारक हैं, जो 16 स्टार प्रचारक हैं, इनके आगमन को प्रमुख विपक्षी दल नहीं लेकिन क्षेत्रीय दल होने के नाते आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पीएम मोदी की जो रैलियां होती हैं और सीएम योगी की जो रैलियां होती हैं वो बहुत प्रभाव डालती हैं जनता के मन पर। रोहित जी, आपकी जो आज आपने चर्चा का जो विषय रखा है स्टार प्रचारक का, स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए पिछले 14 साल में कुछ नहीं किया हुआ। 5 सीटों के लिए भी अगर स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है, प्रधानमंत्री की 3-3 रैलियों की जरूरत पड़ रही है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि इनके सांसद कहाँ हैं? इनके जो वर्तमान सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं, उनमें से कितने लोग स्टार प्रचारक हैं? जनता के बीच में उनका ना जाना, उनका ना दिखना ही सबसे बड़ा एक विरोध नजर आ रहा है जनता के बीच में। आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि बिना ये 5 सीटों वाला राज्य जहां पर इन्हें 3 जगह जरूरत पड़ रही है मुख्य प्रधानमंत्री की, अरे 5 जगह बना लेते। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहां उनकी संभावित 10 रैलियां हो रही हैं। आप देखिए ना, अब उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में 3 बार आएंगे प्रधानमंत्री जी और योगी जी को भी बुलाया जाएगा। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 5 सांसदों ने क्या किया? ये जनता पूछना चाहती है, विपक्ष पूछना चाहता है। अगर डबल इंजन की सरकार थी, 10 साल इन्होंने स्वर्णिम विकास किया इस प्रदेश का, तो इतने स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, बीजेपी तो कहती है कि भाई पीएम मोदी हमारे जो हैं सबसे बड़े नेता हैं, मुखिया हैं, उनको बहुत लगाव है, मुख्य प्रचारक हैं। पर मैं प्रश्न यही तो है कि यदि इस प्रदेश का पिछले 22 वर्षों में या पिछले 10-14 वर्षों में, जब से 2002 बार का शासनकाल चला है भारतीय जनता पार्टी का, और इनके मुख्यमंत्री यहां पर इन्होंने राज किया है, मुख्यमंत्रियों का शासन रहा है, अगर इस प्रदेश का इतना ही इन्होंने विकास किया है तो इनके कहां है इनके सांसद के चेहरे? क्या 16 स्टार प्रचारकों के चेहरे में इनका एक भी सांसद है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो भारतीय जनता पार्टी के इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। एक भी सांसद इनकी लिस्ट में क्यों नहीं है? क्या 5 साल 10 उन्होंने काम नहीं करा? स्पष्ट लगता है कि इन सांसदों ने 10 साल में जनता के बीच रह के कोई काम नहीं किया हुआ है, इसीलिए आज इन्हें आयातित करने पड़ रहे हैं प्रचारक। एक भी स्टार प्रचारक बताइए ना, 10 सांसदों 5 सांसदों से। अगर 5 सांसदों से इनका एक भी स्टार प्रचारक होता या 5 के 5 होते तो हमें लगता कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 के 5 सांसदों का एक भी नाम स्टार प्रचारक में नहीं है? इसका मतलब वो निकम्मे सांसद थे इस प्रदेश के लिए, चेहरा नहीं दिखा रहे थे, जनता के बीच गए, और आज भारतीय जनता पार्टी को भी उनका चेहरा दिखाने में शर्म महसूस हो रही है और आयातित करे जा रहे हैं स्टार प्रचारक। बताइए ना, जवाब देना पड़ेगा प्रवक्ता साहब को कि क्या कारण है कि 5 सांसद में से एक भी आज स्टार प्रचारक नहीं है। आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्टार प्रचारक है, 2 नए चेहरे हैं। मैं चेहरों की बात नहीं कर रहा हूं रोहित जी, सांसद कौन है? 5 सांसद जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इस उत्तराखंड को, उनका स्टार प्रचारक में नाम है? दूर दूर तक कहीं नहीं होंगे। सिर्फ योगी जी और मोदी जी, और मोदी जी की भी 5 सीटों पे 3 रैलियां चाहिए। अरे भाई साहब, 2 रैली 5 बार मंगा देते, एक लोकसभा की सीट में उनको जाके दिखा देते, क्योंकि उनके चेहरे में ही भारतीय जनता पार्टी को वोट की आशा है और कुछ नहीं। बाकी इनके सांसदों का चेहरा जनता नहीं जानती, इनके विधायकों का चेहरा जनता नहीं जानती। अब इलेक्ट्रॉन बची कुछ जो आज थी वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के घोटाले ने पूरी कर दी। चलिए जवाब ले लेते हैं। विकास शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। विकास शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। धन्यवाद। विकास जी, ये उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता थे दीपक रावत जी, जिन्होंने बहुत एलिगेशन लगाया है, सीरियस एलिगेशन है कि आपने उन सांसदों को जिन्होंने 5 साल तक अपने लोकसभा सीट का, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उनको आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आके मन से जनता को बताए ना, बतौर स्टार प्रचारक हमने फला फला काम किया है, उस काम पर वोट लिए जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। आप बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? मोदी जी की 3-3 जनसभाएं करा रहे हैं, अपने स्टार प्रचारकों को बुला के चुनाव जीतेंगे, सांसदों के काम पे नहीं जीतेंगे, ये आरोप है। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं और ये लोकसभा का चुनाव है, और आदमी जो लोकसभा का जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे जो नेता हैं, हमारे दल के भी नेता हैं, हमारे पार्टी के भी नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, ठीक है उनका एक पद है, लेकिन हमारे जो दल के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो प्रचार अगर करने आ रहे हैं तो उसमें इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे सांसद हैं उन्होंने भी भरपूर अपना काम किया, और भारतीय जनता पार्टी देखते हैं कि आप लगातार काम के आधार पे भी
और समय के अनुसार हमारे हर बार प्रत्याशियों का भी चयन जो होता है, हमारी कोर कमेटी उसको करती है। तो जो कोर कमेटी उसने अपने निर्णय के अनुसार हमारे 2 प्रत्याशियों को परिवर्तन भी किया है और अपने हिसाब से उन्होंने बाकी 3 प्रत्याशी वही पुराने हमारे हैं जो जिन्होंने वो चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। और सारे हमारे पांचों के पांचों लोकसभा सांसद जीतने हैं, ये सबको पता ही है और सर्वे भी सभी ये बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक नहीं, निकाल आरोप मतों आप से पे ये उन्हें लग रहे हैं जीतना कि चाहते हैं। सांसदों के काम पे वोट क्यों नहीं पड़ रहे हैं? सांसदों के काम पे वोट पड़ना चाहिए, ना कि मोदी जी के चेहरे हम पे। लोग रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और बाकी मेरे मित्र हैं, विपक्ष के लोग हैं, इनका सवाल उठाना लाजमी है क्योंकि ये लोग कहीं लोकसभा में अभी पूछ लीजिए। ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई विकास दिक्कत नहीं है, जी, मेरा विकास जी, सिंपैथी इन लोगों के साथ है विकास जी, और हमारा दल है विकास और जी, पूरे लोग विकास देखेंगे जी, अगर क्या आप हो मुझे रहा सुन है। रहे हैं, विकास जी सुनिए, हर लोकसभा में विकास जी, लगभग 5 लाख वोटों से विकास जी, ज्यादा तो जीत विकास जाएंगे और जी, हमारा जो टारगेट है, विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि आप किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं। हम लेना ये चाहते जो हैं डबल इंजन की और वो सरकार हम इस लोग प्रदेश लेते में पिछले रहेंगे। 10 साल से और गाना अभी गा रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता आप हैं, एक वो स्टार आएंगे तो प्रचारक नहीं इसमें बना पाए। लोगों को भी आना चाहिए। मैं एक इनको भी कहता सांसद हूँ भी कि आपका आके स्टार सभा में प्रचारक नहीं बन पाया और आप जनता के ऊपर उनको सांसद थोप रहे हैं। मेरा आप किसको बुलाइए, प्रधानमंत्री जी को बुलाइए, योगी जी को बुलाइए, किसी को बुलाइए, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आपने 10 साल शासन किया है इस प्रदेश में और आप एक भी सांसद को स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं ला पाए। तो इसका अर्थ यह निकला कि वो कभी जनता के लोकप्रिय रहे नहीं, ना बन पाए। 10 साल के 2 कार्यकाल में अगर कोई सांसद बनता है, आप एक स्टार प्रचारक नहीं बना पाए और विपक्ष प्रश्न भी ना करे। ये हमारा मतलब विकास जी, ये विषय ये है कि अगर विपक्ष प्रश्न भी ना करे, जो होते हैं वो राष्ट्रीय टीम से उनको बुलाया जाता है, सुन ले। राष्ट्रीय नेतृत्व उनको तय करता है। जो हमारे सांसद हैं वो तो ऑलरेडी अपना प्रचार कर ही रहे हैं, अरे वो तो लगातार क्षेत्र आपने में बने स्टार हुए प्रचारक हैं। में क्यों नहीं है? आपके 16 सदस्य आप फिर वो कह रहे हैं कि मेरा चलिए काम चुनाव करिए, है। आप एक नहीं, काम आप करिए चाह विकास रहे जी, हैं विकास जी कि मेरा चलिए, चुनाव है और मैं ही अपने चुनाव में स्टार प्रचारक बन के नहीं कैसे आ विकास जी, सकता हूँ। चलिए आप एक काम करिए, आप लेकिन यही अपनी सांसद दूसरे की लोकसभा में जाएंगे, वहां भी प्रचार करेंगे, विकास दूसरे जी, प्रदेशों में आपकी भी बात जाएंगे, को अगर मैं वहां मान पे भी ये लूं स्टार तो आप प्रचारक एक के काम रूप में करिए, जाएंगे। आप आज मुझे वो तथ्य दे दीजिए कि जिस तरह से आपने अपने 16 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली है, आपके निवर्तमान 5 सांसद कहां जाएंगे प्रचार करने के लिए, वो दे दीजिए। चलिए मैं मान जाऊंगा, मैं विपक्ष इस बात में मान जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल इस बात में मान जाएगा कि आपके वो जो 5 चेहरे हैं जिन्हें आप राजनीतिक रूप से अपने थोप रहे हैं इस प्रदेश के ऊपर, वो स्टार प्रचारक थे, उनके चेहरे देखकर वोट पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, वो जा रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं रावत जी इस समय। रोहित जी 5 साल में सांसद गए होते तो सांसद नहीं खर्च होती। आप जानते यही हैं तो विपक्ष प्रश्न कर रहा है। अगर सांसद गए होते गाँव में, आप दूर और दराज के कैसा गाँव स्टार में, तो प्रचारक चाहते सांसद हैं निधि मुझे खर्च समझ नहीं आता होती। है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में सांसद निधि खर्च नहीं हो रही है और एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे गांव उन्नत में। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं हर एक सांसद ने एक गांव गोद लिया था। आप उस गांव का नाम बता दीजिए पिछले 10 साल में या 5 साल में वो गांव सर्वोत्तम होकर उभरा हो, हम उसको भी मान लेंगे। जो 5 सांसद रहे निवर्तमान, उन्होंने एक गांव सांसद गोद लिया था ना, बात यही है। आप उनके गांव का नाम बता दीजिए, उसकी उन्नति बता दीजिए, हम इसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए आपको, आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, आपको अरे आपकी आंखों में तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की पट्टी बंधी है। 7 से 5वें नंबर पे आ गई। आज भारतीय जनता पार्टी देश की आप सबसे विकास बड़ी शर्मा पार्टी जी, बन गई है। गंदा आपको है नजर पर नहीं धंधा आ रहा है, बीजेपी के लिए चंदा है। लाखों लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड का इलेक्ट्रल बॉन्ड में जवाब देते नहीं बन पाएगा आपको। रोड आपको नजर नहीं आ रही है, विपक्ष बनने जा रहा है, सवाल आपको पूछ रहा नजर है। नहीं आ रहा है। चाल इतने चरित्र बड़े-बड़े चेहरा काम आ पूछने रहे हैं, वाली आपको भारतीय नजर नहीं जनता आ रहा है, पार्टी तो उसके लिए आज मैं कुछ अपना नहीं कर चाल और सकता। चरित्र और आप चेहरा अपनी बताएगी पार्टी की तैयारी इलेक्ट्रल बॉन्ड करिए, में, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए आशीष सैनी जी के पास जाऊंगा। भ्रष्ट कंपनियों से रावत जी, और लौट के आता व्यक्तियों हूं। से चंदा क्यों लिया? चलिए अगली बार सवाल पूछेगा, अभी मैं जाता हूं आशीष सैनी जी के पास। आशीष सैनी जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा विलंब हो गया आप तक आते आते, लेकिन कांग्रेस के लिए इस समय चिंता की बात है क्योंकि अभी भी 2 प्रत्याशियों पर जो है चिंतन मंथन चल ही रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन की तिथियां घोषित कर दी, स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार हो गई। किस रूप में देखते हैं आप बीजेपी की इस तैयारी को? देखिए, बीजेपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चुनाव के समय में अपनी तैयारी करती है। चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है वो अपने हिसाब से डिसाइड हुआ है। चुनाव आयोग ने नामांकन का जो समय है उस समय के दौरान ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नामांकन कर देगा। पहले नामांकन करना या बाद में नामांकन करना ये कोई विषय महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई। देखिए, चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय दलों को
किसी भी राज्य में अपने चुनाव प्रचारकों की लिस्ट जारी करनी पड़ती है, ताकि यदि उनकी जनसभाओं का जो खर्च है वो राज्य के और केंद्रीय पार्टी के खर्च में जोड़ा जा सके। ये चुनाव आयोग की बाध्यता है, इसमें हम लोग करते हैं। यूकेडी के पास समस्या क्या है कि उनके पास स्टार प्रचारक नहीं है, तो वो लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी एक अपनी समस्या हो सकती है। लेकिन मैं इससे अलग हटके एक बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो और कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं, आप जब वो यहाँ राज्य में आएंगे तो राज्य की जनता को एक चीज जरूर देखनी होगी कि जब वो स्टार प्रचारक अपना भाषण देते हैं और बहुत बड़ा 15-20 मिनट 50 मिनट का भाषण देते हैं, तो उस भाषण में वो क्या उत्तराखंड राज्य के हित की बात कर रहे हैं या उत्तराखंड राज्य की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों चीजों का आकलन उत्तराखंड की जनता इस चुनाव में करेगी और हर चुनाव में करना भी चाहिए। और मतदाता को जो मतदान है वो हमेशा अपने मुद्दों पर करना चाहिए। मैं जी नहीं, बोलिए सर, ये बोलिए। हाँ, दूसरा ये कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिन स्टार प्रचारकों को अपने लिस्ट में शामिल करती है वो उस पार्टी का चेहरा होते हैं, तो उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप भी, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि स्मृति ईरानी भी संभवतः इसमें आएगी, तो स्मृति ईरानी की बेटी जिस रेस्टोरेंट को चलाती है उसमें गौमांस परोसा जाता है और बाकायदा उनके मेन्यू में लिखा है। तो क्या गौमांस खाने वाले लोग उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे? हो सकता है कि कभी कल को स्वामी चिन्मयानंद को भी और कुलदीप सिंह सेंगर को भी स्टार प्रचारक घोषित कर सकते हैं। हो सकता है ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ पर स्टार प्रचार करने आए। अभी इनकी सूची को भी जैसे ही सार्वजनिक होगी तो उस पर आकलन हो जाएगा। लेकिन मैं इन सबसे हटके जो इनके मुख्य स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बात करूंगा। जिस तरीके से वो अपनी सभाओं में झूठ बोलते हैं और ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं, ये वास्तव में एक शर्मनाक है, क्योंकि हम देवभूमि में रहते हैं। देवभूमि की बात कर रहे हैं जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को छोड़ो, पूरे दुनिया को अध्यात्म का रास्ता जिस देवभूमि ने दिखाया, आज उस देवभूमि में अगर ध्रुवीकरण का काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक शर्मनाक स्थिति है। मुझे आज भी याद है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी ने अपना एक लंबा भाषण केदारनाथ में दिया और उस समय निर्धारित थी संख्या के कौन कौन लोग आएंगे, उत्तराखंड के नागरिकों को घुसने भी नहीं दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जब वो वहां तपस्या करने गए तो धामी जी को फोटो फ्रेम में तक पे भी आने नहीं दिया गया है। राज्य के बड़े बड़े नेता उनके फोटो फ्रेम से बाहर रहते हैं। हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड का जो खनन है, उत्तराखंड का जो वन संपदा है, जो खनिज संपदा है, दवाइयां हैं, जिस प्रकार से ये अपने उद्योगपतियों को बांट रहे हैं, उनमें से उत्तराखंड के हिस्से में क्या आएगा ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, हमारा उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो चीन से लगा हुआ है। 20 सैनिकों की हत्या करने के बावजूद भी चीन के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य देखने को नहीं मिला। एक और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर की बड़ी शर्मनाक घटना है जिनका जिक्र लगातार होता है। लेकिन उत्तराखंड की जनता को समझना चाहिए कि जब ये अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे सकते तो मणिपुर के लोगों को कहाँ न्याय देंगे। और दूसरी बात, राज्य में हम हमेशा बजट की बात करते हैं, बहुत सारे निवेश की बात करते हैं, ना तो हमारे राज्य में टूरिज्म पे निवेश हुआ। जिस समय पुलवामा में हमला हो रहा था उस समय बीजेपी 2 काम कर रही थी, प्रधानमंत्री ने 2 काम किए। नंबर 1, पाकिस्तान की जो कंपनी उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया। दूसरे जो हमारा जिम कॉर्बेट पार्क है वहां पर एक सीरियल बनाने का काम कर रहे थे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो इनका चेहरे हैं, हम तो उन पर अपने सवाल खड़े करेंगे कि यदि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगेंगे तो आलोचना हम प्रधानमंत्री की करेंगे। यदि ये धामी जी के नाम पर वोट मांगे तो धामी जी के कार्यों की समीक्षा करेंगे। स्मृति ईरानी यदि स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होती है तो सवाल स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट में परोसे गए गोमांस पर भी होगा। और यदि हम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आएगा, अब वो उनसे हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको 12,000 करोड़ रुपए तो अभी सिर्फ खुलकर आए हैं, इन्होंने टीवी पर झूठ बोला, अमित शाह जो इनके गृह मंत्री है, कि 20,000 करोड़ रुपए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरे देश में सब पार्टियों के लिए इकट्ठा हुआ, भाजपा को सिर्फ 6,000 करोड़ मिले। ये भी एक झूठ है, ये भी एक सामने आ चुका है। दरअसल स्टार प्रचारक होना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी पार्टी बना सकती है, लेकिन लगातार मंचों से झूठ बोलना, लगातार जुमले गढ़ना, लगातार लोगों के ध्रुवीकरण का काम करना, ये देवभूमि की जो आध्यात्मिक जो पहचान है और देवभूमि की जनता जो बहुत ईमानदार और बहुत सच्चाई के साथ काम करती है, उसका अपमान करने का काम है। चलिए, आज हम लोग क्या, हमारे जो स्टार प्रचारक आएंगे, हम लोग 5 न्याय की बात करेंगे। 5 तरह के न्याय, जो चाहे युवाओं का हो, नारी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, हमने वो बिल्कुल स्पष्ट करके 25 गारंटी दी है। मोदी जी उनकी गारंटी के सामने गारंटी शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है उसका मुकाबला देखो, मैं आपके सामने
टीवी चैनल पर विश्वास कर रहा हूँ कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। मोदी जी ने चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी की। इन्होंने चीन को से आने वाला जो आयात है, जिससे भारतीय मुद्रा कम होती जा रही है, वो 1.5 गुना बढ़ा दिया। मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ जो औद्योगिक संबंध बनाए हुए इनके उद्योगिक मित्रों ने, चाहे पावर प्लांट लगाओ, चाहे चंदा लेने का काम किया हो, तो ये इन्होंने पाकिस्तान वाला मामला भी खत्म हो चुका है। राम मंदिर के विषय में जरूर जिक्र करेंगे, 370 की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं कि 370 जो धारा है, इस पे स्वयं ही एक लिखा हुआ है कि धारा समय के साथ समाप्त होगी। और जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस वक्त धारा 370 के लगभग 80% प्रावधान समाप्त हो चुके थे। केवल 2 प्रावधान बचे थे, जो अभी भी आज भी हिंदुस्तान के 10 राज्यों में लागू है, लेकिन इन्होंने 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से उन 2 प्रावधानों को खत्म किया है। आज भी धारा 370 अपने भारतीय कानून में एग्जिस्ट करती है, उसका अपना एक वजूद है, लेकिन जो 2 प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किए। आज लद्दाख लगातार 17 दिनों से जो अपने नेता जो वहां पर बैठे हैं, जो बड़े एक क्रांतिकारी और औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, सोनम वांगचुक, वो 17 दिनों से उपवास पर बैठे हुए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री को मौका मिले लद्दाख जाने का एक स्टार प्रचारक के रूप में, तो वो उनकी बात कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के अंदर ना तो औद्योगिक निवेश हुआ, ना ही वहां के लोगों को रोजगार मिला, वहां की स्थिति खराब है। राम मंदिर के विषय में इन्होंने कहा 2000 घर तोड़ दिए हिंदुओं के भी और अन्य समाज के लोगों के भी, और वहां पर कॉरिडोर बनाने का काम किया। आसपास की जमीनें राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने और इनके बीजेपी के नेताओं ने चलिए सनी जी, जवाब ले लेता हूँ देश के नहीं, मेरा तो 1 सेकंड का रह गया है। राम मंदिर के अंदर जो इन्होंने निर्माण किया है, ना तो राम मंदिर निर्माण के दौरान इनका कोई योगदान था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से गली गली जाकर जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं आपके सामने आरोप लगा रहा हूँ कि पुलवामा जो हत्याकांड था, जो आतंकवादी हमला था, उसकी जांच नहीं हुई आज तक। उसकी जांच करने के लिए जो उस वक्त तत्कालीन कप्तान थे देवेंद्र सिंह, वो ठीक 1-1.5 साल बाद पकड़े गए आतंकवादियों को ले जाते हुए। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि देवेंद्र सिंह उस समय वहां पर थे, और देवेंद्र सिंह जब दूसरी जगह पोस्टेड थे तो आतंकवादियों को मूवमेंट कराते हुए पकड़े गए। इन सवालों पर जवाब नहीं है। हमारे उत्तराखंड जो है पूर्व सैनिकों का प्रदेश है। बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े जो हमारे सेना के अधिकारी रहे हैं, उनकी छाती पर जब मेडल चमचमाते हैं तो उनके चेहरे की और चमक जो है वो देखने लायक होती है। लेकिन आज अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पहले लागू की है। उत्तराखंड में इन्हें दूसरी बार मौका मिला है सरकार बनाने का। और नहीं, एक बात लास्ट, मैं जवाब भी ले लेता हूँ, छोटा सा रह गया, छोटा सा अभी डिबेट का समय है। 2012 की सरकार में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। चौथा मुख्यमंत्री बदले जाने के लिए तैयार है। ये दुनिया चैनल में भाषण सुनने के लिए बैठे हैं तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, सुनने के लिए बैठे हैं। हटाइए आप, ये भाषण सुनने के लिए बैठे हैं। भाषण सुनना पड़ेगा। आधे घंटे इनके भाषण नहीं सुनते, 5 मिनट की स्पीच होती है, आधे घंटे भाषण नहीं होता। आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, भाषण नहीं दीजिए। अपने कार्यकर्ताओं को भगदड़ मची उन्हें रोकिए। दादागिरी नहीं चलेगी, भाषण नहीं दीजिए, दादागिरी नहीं चलेगी। भाषण नहीं दीजिए, इनका जवाब देंगे, कलर करके सवाल पूछेंगे। दादागिरी नहीं चलेगी, भाषण नहीं होगा, नहीं चलेगी। आपका सुनना पड़ेगा। जवाब आपके भी बहुत भाषण सुने हमने। आप बताइए स्मृति ईरानी को लाएंगे नहीं लाएंगे? भाषण देना बंद करिए। भगदड़ मची हुई कांग्रेस में, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कोई लड़ना नहीं चाहता है, आप हमें भाषण दे रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाने वाले हमें भाषण दे रहे हैं। मैंने जवाब है तो बताइए, करने वाले हमें आप गवर्नमेंट प्रेस वालों से प्रचार भूमि में कराएंगे या नहीं कराएंगे? काम करने वाले हमें भाषण आप बताइए ना। जिन्होंने आप वैक्सीन बनाने की कंपनी से चंदा लेकर हमारे जवान लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। जितने भी 25 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों ने मल्टी ऑर्गन फेलियर में अपनी जान गंवाई है, उस सबके जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आपने लंबे लंबे भाषण दिए हैं, लेकिन सवाल जनता के जो थे उनके जवाब नहीं दिए हैं। इन 70 साल में आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ रहे भाग भाग के, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगदड़ आप क्या मची है? आप जवाब लेना भी तो जाने, खाली भाषण सुनकर है आपका बैठ के। तो चलिए जवाब दे दिए विकास शर्मा जी। सुनना पड़ेगा जवाब भी सुनेंगे, भाषण भी सुनना पड़ेगा। हाँ तो विकास शर्मा जी जवाब दे दीजिए। आप नहीं, आप सुन लीजिए। अगर ये सवालों का जवाब देंगे, जो आपकी सवालों का जवाब देंगे, ये फालतू बकवास न करें, बात जानने के लिए भी सुनिए ना। चलिए विकास शर्मा जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए विकास शर्मा जी, जवाब दे दीजिए। केवल जवाब। आज ये हम पे सवाल उठा रहे हैं
कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया, हम अपने स्टार प्रचारकों को बुला रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपकी पूरी बात मैंने केवल मेरी बात मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैंने केवल आपके स्टार प्रचारकों की मंशा और मानसिकता पर सवाल किया है। ऐसे लोगों को स्टार प्रचारक बुलाएंगे, आप इधर उधर मत भागिए। मैं चाहता हूँ मैंने स्टालिन को बुलाएगी, तो यहाँ कहते हैं हिंदुत्व को खत्म कर देना चाहिए। सैनी जी सुन लीजिए, सैनी जी सुन लीजिए, सैनी जी कुछ समझ नहीं आ रहा, सैनी जी सुन लीजिए क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। के रूप में यहाँ बुलाएंगे, कह रहा हूँ कि या ऐसे लोगों को बुलाएंगे। हाँ तो जवाब ले लेते तभी तो सुनाई देगा, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। और उसके लिए जो मोदी जी ने घर में घुस के पाकिस्तानों को मारा था, उस सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाने वाले यही लोग थे। आज इनकी भगदड़ मची पड़ी है, इनके विधायक छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। अभी आज रुद्रपुर के अंदर एक नेता ने सदस्यता ली है, इनके नेता प्रतिपक्ष से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी जी ने सदस्यता ले ली है। लगातार इनके लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, इनके यहाँ बचेगा कौन? ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज ये आप खुश होना चाहिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? भाषण देने की बात करते हैं, आपकी कुर्सी पर भी कोई कांग्रेसी बैठ बनाने का जाएगा। काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लात लगेगी और आप कोने में बैठे भी लगेंगे। देश की बड़ी बड़ी संपत्तियों को बड़ी बड़ी कंपनियों में आज राहुल गांधी, आज सोनिया गांधी जो उन मुकदमों में जा रहे हैं वो आखिर क्या है उसके बारे में भी बताएं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर इनके समाज में खरीदे हैं, जो इनके कांग्रेस के समाज है, घोटाले का मुकदमा खरीदे हैं कंपनियों के अंदर, उनके काम करने के चलिए ठीक, मैं बाद में आऊंगा आशीष सैनी जी, विकास शर्मा जी बाद में आऊंगा। राजेंद्र बिष्ट जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिस प्रकार की बहस आप देख रहे हैं और कमोवेश यही स्थिति आज प्रदेश में बनी हुई है। एक दूसरे को नेता जो है खरी आंख नहीं भा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जो है बिल्कुल तल्ख होते जा रहे हैं। चुनावी जनसभाएं और रैलियां जब होंगी इनको लेकर भी आरोप हो रहे हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक जब आएंगे तब हो सकता है जुबान और भी कड़वी हो जाए। किस रूप में देखते हैं इस पूरे चुनाव को, क्या रहेगा पूरा समय और किसका पल्ला भारी लग रहा है? जी आप पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उनकी डेट डिक्लेयर है, अगर आप एनालिसिस करें टोटल उसको 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। और जब 2019 में हुए उस समय जिन स्टेट में चुनाव हुआ, जिन फेज में चुनाव हुआ, इस समय जिन स्टेट के फेज में चुनाव हुआ, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर भारत में एक बार फिर बहुत बड़े परचम से बहुत ज़्यादा सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको उसका एनालिसिस बताना चाहूँगा। देखिए आप ये देखिए कि जो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जिसमें 3 स्टेट, मतलब आप राजस्थान की बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है पहले अगर आप 2019 की बात करेंगे तो ये जो है 3rd और 4th फेज में चुनाव हुए थे। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 1st और 2nd फेज में हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अभी जो जिस तरह से चुनाव जीते गए और जिस तरह से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट किया विरोधी पार्टी के आगे, उसको वो इजी मानते हैं और उसका इम्पैक्ट मानते हैं और वहाँ पे फर्स्ट फेज में कराकर किसी तरीके से जो है बीजेपी जो है कंसंट्रेट करना चाहती है वीक, जहाँ जो वीक स्टेट्स हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी क्लियर है। उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में चुनाव है, इसका मतलब जो है बीजेपी बहुत आश्वस्त है कि हम 5 सीट जो है यहाँ से हम निकाल के ले जाएंगे। और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी के होने के बावजूद उन्होंने जो है 2 सीटें बदली हैं और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पिछले बार जितनी मार्जिन से सीट जीते हैं उससे ज़्यादा मार्जिन से ये सीटें जीतें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बड़ा स्ट्रैटेजिकल है, ये बड़ा सोची समझी रणनीति है। हम इस बात को बहुत हल्के में नहीं ले सकते। हम सिर्फ प्रवक्ताओं से ये बात नहीं करें कि एक दूसरे पे आक्षेप लगाएं। मुझे लगता है इस बात को सीखना चाहिए। ये चुनाव प्रबंधन का मामला है और जो इस चुनाव प्रबंधन में आगे निकलेगा वो चाहे 5 सीटें हों, चाहे 80 सीटें हों, चाहे वो 40 सीटें हों, इन सब चीज़ों में बहुत इम्पैक्ट आएगा। और बीजेपी जब 370 का नारा लगा रही है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी एक एक चीज़ को जो है फूल प्रूफ करना चाहती है, एक एक चीज़ को डेविएट नहीं होना चाहती हैं, तो उस चीज़ पे काम कर रही है। तो मैं आपको अब आप देखें, जहाँ तक उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में भी अगर आप समझ लीजिए 3rd और 4th फेज में चुनाव है। क्यों है? क्योंकि अभी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होना है। आप ये देखें महाराष्ट्र में 1st से 4th फेज में चुनाव के बारे में बात हो रही है और वहाँ पे जो डिसाइड हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी जानती है कि जिनसे हमारा जो है एक
कोएलिशन हुआ है, हम कहीं ना कहीं आगे जाएंगे। और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो एक स्टार प्रचारक हैं, उनका कितना इम्पैक्ट आएगा, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो वो चाहते हैं कि वो इजी स्टेट में पहले जाएं और फिर बाद उसमें जो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या जो वीक स्टेट है वहाँ पे काम करें, जिससे हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, हमारी सीटें बढ़े। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। हम सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से बात नहीं कर सकते, ये इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि वोट परसेंटेज शिफ्ट कैसे होता है। आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 2004 2009 के बाद अगर आप ये देखें कि उसके बाद जो वोट परसेंटेज में शिफ्ट हुआ है, बीजेपी का वोट परसेंटेज सिर्फ 2009 में घटा है, उसके बाद वो कहीं 33% से 66% डबल हुआ है, जबकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2009 के बाद गिरा है। और अगर आप ये देखें कि कुछ सीटें जहां पे बीएसपी की हम बात करते हैं, बीएसपी का सीट परसेंट जो वोट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है। और वो ज़्यादातर अगर आप ये देखें कि हरिद्वार सीट और हरिद्वार के आसपास उनका जो है थोड़ा सा जो है उनके मतदाता हैं। एसपी की बात करें, एसपी की बात करते तो आप 2004 से लेकर एसपी का ग्राफ जो है बिल्कुल गया है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी और इसके बेस पे हमें जो है साइकी, जिसे कहते हैं वोटर साइकी, उसको समझना पड़ेगा, उस तरह का चुनाव प्रबंधन करना पड़ेगा। और बीजेपी जो इस मामले में बहुत मास्टरमाइंड है, वो हर चीज को बहुत सोच समझ के चलती है और उसी बेस पे उन्होंने अपनी स्टार प्रचारों की लिस्ट बनाई। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ 5 सीटें जीतें, बट हमारा जो मार्जिन ऑफ वोट है वो इतना ज्यादा हो कि जो विपक्षी हो हमसे काफी दूर। और इसीलिए 5 लाख के जीत का अंतर रखा उन्होंने। इसी बात को और एक चीज और भी हमें समझना चाहिए। एक चीज और है, हाँ। क्योंकि जो प्रदेश मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ अमूमन हम जाते हैं तो हम देखते हैं चुनाव प्रबंधन समिति गठित की गई और बाकायदा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें वर्चुअल माध्यम से दिल्ली में लगातार हो रही हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, एक तो मीटिंग होने के बाद है, लेकिन मीटिंग का आप समझ लिए निष्कर्ष क्या निकला, और जब आपने निष्कर्ष निकलने के बाद कितना इंप्लीमेंट हुआ, वो आप ये समझ लीजिए उसका मिनट टू मिनट जो है, जो आपका बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में, वहां पे जो है फीडबैक जाता है और वहां पे होता है। मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टी वो इस तरह का नहीं कर पा रही हैं, तो इस वजह से जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुद्दे नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लोग बहुत सारे मुद्दे जो है उन्होंने कहे। उत्तराखंड में आप समझ लो, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो या मतलब जिसे कहते हैं हम एक नारी सुरक्षा की बात हो, पलायन हो, शिक्षा हो, भ्रष्टाचार है, इसके मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन क्या वो मुद्दों को वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी को आप देखो, इन सब 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं पे भी लैप्स नहीं करना चाहती और उस पर काम कर रही है। कटघरे में कांग्रेस को खड़ा कर रही है। और कांग्रेस अच्छा क्या वजह क्या मानते हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, कांग्रेस क्यों इन मुद्दों को नहीं भुना पा रही है? क्योंकि चलिए एंटी इनकम्बेंसी की बात भी आपने की, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता में होने के बाद कांग्रेस से सवाल बीजेपी पूछ लेती है और कांग्रेस जो है रणनीति नहीं बना पा रही है किस तरह से बीजेपी को घेरना है। देखिए रोहित जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 चीज़ें अलग अलग होती है जो मेरी समझ है और जो मैं पिछले करीब 20-25 साल से राजनीतिक परिदृश्य को देख रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पार्टियों को देखा और छोटी रीजनल पार्टी उसको भी देखा है और नेशनल पार्टीज को देखा है और उनको समझा है कि वो किस तरह से काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि बीच में कैंपेनर्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कैंपेनर आए हैं। अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो मदद करती हैं। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी बीजेपी का कैंपेन मैकेन को गया है और मैकेन जो प्रसून जोशी जो हैं, जो उसके हेड हैं, उनको जो है इतना बड़ा कैंपेन गया है और उनको इसलिए वो कैंपेन दिया गया कि प्रसून जोशी जो है जानते हैं, समझते हैं, आप समझ लिए पूरे देश के नब्ज, उसके हिसाब से वो कैंपेनिंग होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस में एक जो सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। मुद्दे उनके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन मुद्दों को कैसे उनको रखना जनता के बीच में, जिससे जनता जो है क्या कहते हैं अपना वोट शिफ्ट करे, वो जो है अपने वोट दें। तो और दो बार की एंटी इनकम्बेंसी में उनके पास एक अपर हैंड था, लेकिन किसी तरह आपसी संगठन इतना स्ट्रांग नहीं है, कैंपेनिंग सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है और जो चीज़ पहले हो जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको
कांग्रेस को सीखना वो पड़ेगा, पहली ये वाली कांग्रेस बात को नहीं करना आ रही है होगा। जो कांग्रेस में रहा करती थी, हाँ, वो पहली बात, ये वो बात जो है इस बात को कहीं ना कहीं हमें वो मिसिंग लग रहा है। एक छोटा सा सवाल और भी जी, छोटा सा इस पे आपका टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि पांचों सीटों पर आपको कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत लग रही है? क्योंकि अगर हम पौड़ी सीट की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल भी मजबूत स्थिति में हैं, और चूँकि अंकिता भंडारी का मसला भी है, उसको जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है जनता के बीच लेके जाएगी। लेकिन जहाँ तक पैराशूट प्रत्याशी की बात हो रही थी कि अनिल बलूनी को साहब पैराशूट प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन बतौर राज्यसभा सदस्य जो है बहुत सारे सौगातें जो हैं प्रदेश को दी हैं। इस समय पौड़ी सीट आपको नहीं लगता कि ऐसी सीट है कि जहां पर कांग्रेस लगभग ना के बराबर हो गई है, जितनी कांग्रेस थी वो बीजेपी में विलय हो चुकी है? इस लिहाज से आपको नहीं लगता कि इस बार जो है पौड़ी का मुकाबला जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने वाला देखिए है? रोहित जी, मैं अब आप इसको दूसरी तरीके से देखिए। क्या है कि जो पौड़ी की जो सीट है उस पे हर बार वो जो है एक टाइप से बीजेपी की बहुत स्ट्रांग सीट रही है। वहां पे अगर आप वोटर परसेंटेज देखें तो वहां पे ठाकुर वोट बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, तीसरी चीज जो है क्या कहते हैं, वहां पे अगर आप ये देखें कि कांग्रेस के एक चुने हुए जो विधायक थे वो भी बीजेपी में आ गए। तो अब आप ये देखिए कि मतलब कांग्रेस विहीन हो गई है। पौड़ी सीट पे अगर आप देखें कि पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है कांग्रेस कहीं नहीं है जी। सिर्फ जो है गणेश गोदियाल जो अपने आप में बहुत, मैं ये कहता हूं कि बहुत अच्छे नेता थे, है ना, और अभी भी हैं, और उनका जो है वहां पे बहुत इम्पैक्ट है और बड़ा जमीन से जुड़े हैं, बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन क्या है कि जब आपके साथ संगठन नहीं होगा, जब आपको जो है ना, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आपके नीचे जो विधायक हैं वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे अपना जो है सीट में वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे? तो ये चीजें बहुत ज्यादा है। रही बात अंकिता भंडारी जो कांड की है, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट किस जगह पे आएगा, किस पार्ट में आएगा, और कहां पे कौन सी पार्टी, विपक्षी दल उसको आगे रखता है, कितने स्ट्रांगली रखते हैं और लोग उससे कन्विंस होते हैं। देखिए आप ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ विचारधाराएं तो होती हैं, आप किसी को ये नहीं कह सकते, बट लेकिन मुझे जो लगता है कि जो पौड़ी सीट अपने आप में बहुत अच्छा अंतर देगी। लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको जो सीट बताने की बात कर रहा हूँ, इस समय जो सबसे ज्यादा जो सीट में अगर डिफरेंस रहेगा तो वो नैनीताल सीट मुझे लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि धामी साहब ने बहुत काम किया है उस सीट पे, और उनकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है पास में, खटीमा से लेकर वो सारा जो वो इलाका है वहां पे इम्पैक्ट आएगा। और आप ये जो बन भूलपुरा वाला जो कांड हुआ है उससे भी जो है बहुत सारा इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है वहां मार्जिन और वोट ज्यादा होंगे। जी। दीपक रावत जी, देखिए 4 सीटों पर तो आपने प्रत्याशियों का जो है चयन कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि आपका सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आप सिर्फ कांग्रेस के ही वोट काटेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला। देखिए कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने यह बयान दिया और उनके प्रवक्ताओं ने भी इस बारे में अपने कथन स्पष्ट करे। वो कथन से ही वो इनकी बौखलाहट और झुंझलाहट समझ में आती है। एक तरफ तो कहते हैं यूकेडी नगण्य है, और एक तरफ अगर यूकेडी ने किसी को वोट टिकट दे दिया या किसी की समर्थन कर दिया तो इनको वो महत्वपूर्ण लग जाता है। निश्चित रूप से जिस तरह से इस प्रदेश में बेरोजगारों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करा है वर्तमान सरकार ने, जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जिस प्रकार से जो राज्य कर्मचारी हैं वो सड़कों पे हैं, आशाएं हैं, आशा माताएं हैं, भोजन माताएं हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पे हैं, उपनल वाले आंदोलनकृत हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को विरोध झेलना पड़ेगा। और ये विरोध किस रूप में आता है, ये जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा उसमें नजर आएगा। लेकिन हाँ, बॉबी पवार को हमने इसलिए दिया कि वो युवाओं के चेहरे हैं और युवाओं की बात करते हैं, और युवाओं बेरोजगारों की बात अगर इस प्रदेश में पिछले 5-10 साल में अगर किसी ने प्रखर होकर करी है तो वो बॉबी पवार है। और बॉबी पवार ने हमसे समर्थन मांगा कि आप हमारा समर्थन करिए, और निश्चित रूप से जब उन्होंने समर्थन दिया तो हमने उनको समर्थन पत्र भी दिया कि हम पूर्ण रूप से आप समर्थन करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप जैसा एक नेता इस प्रदेश की छवि बनाए, इस प्रदेश के लिए सांसद बन के जाए और एक छवि बने। मैं इस पर पहले कह चुका हूँ, बॉबी पवार के पास तो आंदोलन करने का भी अनुभव है, जन आंदोलन करने का भी अनुभव है, जनता की आवाज बनने का अनुभव है। हमारे जो 5 सांसद हैं निवर्तमान, उनमें से किसी के पास ये है? ये जनता को समझना पड़ेगा कि उनकी आवाज कौन बनता है, उनकी आवाज कौन जो हमारा संसद है उसमें उठाता है, उन पे ले जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने समर्थन दिया बॉबी पवार को टिहरी लोकसभा सीट में।
और एक बात मैं कहना चाहूँगा हमारे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी ने कहा कि चुनाव आयोग, मैं उनकी बात को सुन रहा था तो मैं समझ नहीं पाया कि ये जो कार्यक्रम बना है 7 फेज में इलेक्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है या चुनाव आयोग ने? क्योंकि उनकी बातों से एक बार स्पष्ट लग रहा था कि प्रथम फेज के इलेक्शन इसलिए उनमें कराए जा रहे हैं ताकि वो सॉफ्ट है, वहां पर आराम से जीता जाएगा, और दूसरे फेज में हार्ड फेज है, वहां पर इसलिए कराया जा रहा है कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लिख के दे रखा था चुनाव आयोग को कि ये इस तरह से कार्यक्रम बनाइए। अब आप देखिए ना, अब अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि संवैधानिक संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव डाल रही है, प्रभाव डाल रही है, तो क्या गलत कह रही है? उसी बात को तो राजेंद्र जी कह रहे हैं। मैं उसी बात को जो विपक्ष आरोप लगाता है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, अब तो चुनाव आयोग वाली बात भी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि इस तरह उसी बात को हम कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे तो जब वो सुन रहा था तो मुझे लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने लिख के दे रखा हो और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चुनाव आयोग ने 7 फेजों में इलेक्शन, पहले 3 फेजों में कहा होगा, बाकी के 4 फेजों में कहा होगा। मुझे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ। तो मुझे ये अगर विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है तो मैं गलत नहीं लगाता है राजेंद्र जी, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं समर्थन में इस बात को, देखिए मेरा बिल्कुल अलग है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और उसने जो भी अपना कार्यक्रम बनाया है वो, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि जो है उन्होंने किस इंप्रेशन में बनाया, लेकिन जो उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने चुनाव के साथ वो बनाए हैं, उससे वो बीजेपी के लिए अनुकूल, बीजेपी के लिए वो बीजेपी के लिए अनुकूल है, प्लस है। तो मैं इसको कहीं जोड़ नहीं रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। वो ये मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने दिया है, ये सब पॉलिटिकल एंगल है। मैं तो एक एनालिसिस का एंगल बोल रहा हूँ। और उनको कैसे उन्होंने कहा कि जो तारीखें, नहीं, उन्होंने रावत जी, उन्होंने कहा जो तारीखें आई हैं वो तारीखें जो है बीजेपी के हिसाब से बहुत अनुकूल है उसके लिए। तो फिर अगर विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई सरकारी संस्थानों में भारतीय जनता पार्टी प्रभाव डालती है, अपने हिसाब से कार्यक्रम कराती है, अपने हिसाब से ईडी का सम्मान पहुंचाती है, अपने हिसाब से सीबीआई का सम्मान पहुंचाती है, तो क्या गलत कहती है? नहीं, राजेंद्र बिष्ट ने ये थोड़ा ना कहा है। वो देखिए उनका जो भावार्थ निकल रहा है, जो उन्होंने जो बात बोली, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं तो उनकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस बात को राजनीतिक विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं, अगर विपक्ष भी उस बात को बोलता है तो विपक्ष की बात सुनी नहीं जा रही है। वही बात तो कह रहे हैं। तैयारी करिए, अभी ये मुद्दों में कुछ नहीं रखा है। विकास जी, ये आपके बारे में तो मैं पहले कह चुका हूं कि आप सिर्फ 5 सांसदों में से एक स्टार प्रचारक का नाम बता दीजिए जिसके लिए जनता ने वोट डाला। आपके लिए आप जो कह रहे हैं चुनाव आयोग को अपने मैनेज किया है, ईवीएम हम मैनेज करते हैं, तो जहाँ दूसरे दल जीतते हैं वहां पे भी हम मैनेज करने वाली बात में देखिए, शब्दों का चयन अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, अभी आप चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग पे ईवीएम पे उंगली उठने लग जाती है। अभी चुनाव आने तो दीजिए। चुनाव आयोग पे उंगली थोड़ा नहीं उठाना। कोई जवाबदेही नहीं है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस अहंकार की भाषा लोग बोलते हैं ये इनके सामने आएगी। और जितना भ्रम है ना इनको 400 पार का, इनकी सरकार 400 पार छोड़िए, कई देश में सरकार बनाने लायक स्थिति में भी नहीं होगी। हर सीट पर इनको चुनौती मिल रही है, हर सीट पर बेरोजगार चुनौती दे रहे हैं। और जैसे बीच जी ने कहा ना कि मुद्दे नहीं है, बीच जी के पास चश्मा दूसरा होगा, हो सकता है नारंगी चश्मा हो, लेकिन देश का ऐसा कौन सा चौराहा है जहाँ पर जनता मुद्दों पर बात नहीं कर रही? इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये इनकी गलती है। मोदिया बिंद की बीमारी यदि फैल रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पूरे भारत में एक नैरेटिव सेट किया था कि हम काला धन रोकेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, और ये नैरेटिव सेट हुआ। 2019 में नैरेटिव सेट हुआ पूरे भारत में कि राष्ट्र, आपने पुलवामा कराया, आपने उरी वाला कांड कराया, तो आपने राष्ट्रवाद का एक नैरेटिव सेट किया। दुर्भाग्य है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है। ना आप राम मंदिर का नैरेटिव सेट कर पाए, ना आप 370 का नैरेटिव सेट कर पाए, ना आप सीएए कर पाए। अब दिक्कत ये आ रही है, जब नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है तो आपको विपक्ष के नेताओं की जरूरत पड़ रही है। वो जो 400 का नारा आपने दिया है ना, आपका वही जुमला होगा जैसे 15 लाख का नारा आपने दिया था। आप कहेंगे वो एक नारा था, आज आपने 400 का नारा दे दिया और आप ही के नेता फिर आके कहेंगे वो तो एक जुमला था। अब फिर विपक्ष कहेगा कि ये जुमला वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है। चलिए राव जी, जी सबसे बड़ी समस्या ये आ रखी है उसके साथ। विकास जी जवाब दीजिए।
जी ऐसा है कि अब ये हमारे साथी खुद ही कह रहे हैं कि धारा 370 एक मुद्दा है, इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, सीए एक मुद्दा है, इसको सेट नहीं कर पूरे पा रहे भारत में हैं। नैरेटिव तो सेट आप नहीं लोग है। परेशान तो आप लोग हो रहे हैं इन मुद्दों से। हम परेशान और नहीं है, भारतीय हम जनता भारतीय पार्टी जनता पार्टी की बौखलाहट देख रहे हैं कि मैंने आप अपनी बात पूछ आपने रहा अपने हूँ। नेता को करके विश्वास आप दिलाया, आप तो आप चुनाव में विपक्ष के जीतते नेताओं रहे को हो वापस ला रहे हैं। अब की बार वो हम तो नैरेटिव इस सेट बात को नहीं हो बोल रहा रहे हैं। अब की बार मैं जिस जिस पर बात पे लेकर आप आए आरोप उस लगा पर रहे हैं। मतदान नहीं हो रहा है मैं अपनी लोगों के बात सवाल पूरी कर देता हूँ, फिर आप कुछ और दे रहे हैं। आप अपना जवाब दे जवाब दे दीजिए। नहीं लोगों के सवाल कुछ और है उनके जवाब कुछ और दे रहे हैं मैंने भी जो सवाल पूछे उसके मैंने बाद आप सवाल पूछा मुझे उसका जवाब दीजिए आप सिर्फ जवाब दीजिएगा। एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या गोमांस परोसने वाली स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी सुनने वाला सुन पा रहा है ना, कोई अपनी बात कह पा रहा है। अब मेरा नंबर आया तो मुझे बोलने दीजिए, आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा, आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा। जवाब नहीं मिल रहा है चलिए अभी आप मेरा नंबर है, मैं देते क्या हुए जवाब गोमांस परोसने वाली स्मृति ईरानी जो गोवा में अपने रेस्टोरेंट में गोमांस परोसती है क्या उनको चुनाव प्रचारक बना के देवभूमि में लाया जाएगा हमारे अपने चुनाव कार्यालय सब जगह लोकसभा के खुल गए हैं, हमारे विधानसभा के चुनाव कार्यालय खुल गए हैं, हमारे आवाज नहीं आ रही है सर कोई आवाज नहीं आ रही है हमारी लगातार आवाज समझ में नहीं आ रही क्या बात है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे को किसी की राय लेके चुनाव नहीं लड़ना। हम से हमारी जो प्रदेश की कोर कमेटी होती है, हमारी प्रदेश की जो पदाधिकारी समिति है, हम लोग खुद तय करते हैं। और हम लोगों की एक कोर कमेटी हर जगह पर इसी प्रकार प्रबंधन समितियां हर लोकसभा में बनी है, हर विधानसभा में बनी है। हमारे सारे कार्यकर्ता अपने काम में जुड़े हैं और हम लोगों ने जो काम किया है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात हो रही है, उस आवाज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज जो आप देश के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम लगातार घोटाले देखते थे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, और ये घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला। आज लेकिन उन घोटालों को 9 साल में 10 साल आवाज नहीं आ रही आपकी कोई आवाज नहीं आ रही समझ में पता नहीं क्या बोल रहे हैं चलिए वही इनके रैली में होगा पता नहीं प्रधानमंत्री क्या बोलकर विकास चले जी मैं आता जाएंगे हूँ, फिर अभी पता आता नहीं हूँ, इनके स्टार आपको प्रचारक देता क्या हूँ, एक बोलेंगे मिनट दूंगा। सैनी जी नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल सैनी हमने जी, पूछे उसके जवाब अगर इनके पास नहीं है सैनी जी, तो इस डिबेट को समाप्त कर दीजिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है सैनी जी, ये लोग यही बकवास पिछली बार कर रहे थे यही अगली बार चलिए करते सैनी जी आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। सैनी जी आपका फाइनल कमेंट क्या होगा? सर मेरा फाइनल कमेंट यही है कि जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए उन मुद्दों पर जनता जब सवाल करती है ना तो सरकार जवाब दे रही है ना संगठन जवाब दे रहा है और जो हमारे विश्लेषक साहब बोल रहे हैं कि मुद्दे नहीं है क्या बताइए उत्तराखंड की जनता किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी है तो इनको दिखाई नहीं दिया है क्या इनको नहीं पता कि बेरोजगारी एक समस्या है क्या इनको नहीं दिखाई दिया कि जो महंगाई के कारण नहीं लोगों को इन्होंने घर कहा चलाना कि मुश्किल हो पा रहा कांग्रेस है मुद्दों को उठा नहीं पा रही है, वो पहले वाली सर धार नहीं कांग्रेस दिखाई ही है। उठा रही है कांग्रेस ही उठा रही है इनको दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस का ने कहा नहीं उठाया हम हर चौराहे पर उठा रहे हैं प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपनी मांग भी कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ अब इतनी शिकायतें लेकर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से चुनाव आयोग की आचार संहिता का मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने और जितने हेट स्पीच के बयान आए हैं चलिए 15 चलिए सैनी जी रोहित जी जवाब देता हूँ जी रोहित जी पर भी कार्रवाई नहीं देखिए चुनाव प्रबंधन की जहाँ तक बात है बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत आगे और आप समझ लीजिए कि आपको पता है कि बीजेपी ऐसी एक पार्टी है जो हर समय चुनावी मोड में रहती है। दूसरी बात जो बीजेपी का जो संगठन है वो इस समय अपने आप में सर्वोत्तम है। मैं सर्वोत्तम इसलिए कह रहा हूं कि उनका जहां तक आप ये समझ लीजिए जो चुनाव प्रबंधन है और जिस तरह से वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से करते हैं उस हिसाब से उसको लेकर अगर आप ये देखें बीजेपी और विपक्षी पार्टी से काफ़ी अच्छी और आगे बढ़त में है। तो उससे क्या है कि नेचुरली जब आप जनता के पास जाते हैं तो उनको आप किसी बात को समझाने के लिए किसी बात को कहने के लिए अपना नैरेटिव सेट करने के लिए आप इजी हो जाते हैं और वो जो है वोट में कन्वर्जन जो मेन बात है कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं या आप अपने मुद्दे आगे रख रहे हैं या जिस पे आपको मुद्दा लड़ना है उस बात को अगर वोट में कन्वर्जन हो जाता है आप किसको टारगेट कर रहे हैं तो वो जो है बीजेपी के पास अपनी एक कला है और वो कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा जो है बीजेपी को आगे ले जाएगी। चलिए दीपक रावत जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए स्टार प्रचारकों का आना जो आज का विषय था इसमें ये उनका आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं लेकिन निश्चित रूप से जनता एक सवाल जरूर पूछ रही है कि जो निवर्तमान सांसद हैं उनका नाम इनमें क्यों नहीं है उनमें से कोई एक स्टार प्रचारक क्यों नहीं बन पाया क्या कारण रहे इसका मतलब स्पष्ट है कि वो फेलियर थे वो उन्होंने कोई काम नहीं किया वो जनता के बीच नहीं गए इसीलिए उस 16 की लिस्ट में और आगामी किसी भी लिस्ट में वो कोई ऐसा चेहरा नहीं बन पाए जिनको देखकर जिनके कार्य को देखकर जिनका इतना प्रभाव हो कि जनता वोट डाल पाए। ये विपक्ष का कहना है कि ये टोटल फेलियर है
ये आयातित स्टार प्रचारक किए जा रहे हैं, यहाँ के जो लोकल स्टार प्रचारक नहीं बन पाए। चलिए, तो हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। विकास शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक राव जी, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र बिष्ट जी, आप भी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चुनाव तक यही गहमा गहमी रहने वाली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार चल ही रहा है। हालांकि चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए आने वाले समय में देखते हैं कि चुनावी ऊंट जो है किस ओर बैठता है।